यह नरसंहार किसी एक व्यक्ति का कृत्य नहीं था, बल्कि यह कई समूहों का एक संगठित और हिंसक गठबंधन था, जिसे सीधे तौर पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सत्ता और सेना का समर्थन प्राप्त था। कश्मीर के संदर्भ में सारा ध्यान शेख अब्दुल्ला और नेहरू के संबंधों का संयुक्त राष्ट्र में चल रहे कानूनी विवाद पर रहा था, जबकि उन शरणार्थियों की चीखें नक्शों की लकीरों के नीचे दबा दी गई थी। महिलाओं ने सामूहिक रूप से जहर खा लिया और खुद को आग के हवाले कर दिया। कई महिलाओं ने अपने बच्चों के साथ कुओं और झेलम नदी में छलांग लगा दी ताकि वे उन दरिंदों के हाथों में न लग सके। भारतीय इतिहास के पन्नों में 1947 का विभाजन केवल एक राजनीतिक बंटवारा नहीं था, बल्कि यह एक मानवीय संवेदनाओं की मृत्यु और बर्बरता का वह नंगा नाच था जिसे आज भी शब्दों में पिरोना बहुत कठिन है। जब हम कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों, विशेषकर मीरपुर और राजौरी की बात करते हैं, तो हमारे सामने एक ऐसी त्रासदी उभरती है जिसे मुख्य धारा के इतिहासकारों ने या तो अनसुना कर दिया या फिर राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए उसे हाशिए पर ढकेल दिया गया। यह कहानी केवल कुछ हजार लोगों की मृत्यु की नहीं है, बल्कि यह एक पूरी सभ्यता, पूरी संस्कृति और गौरवशाली समाज के समूल विनाश के प्रयास की कहानी है। आइए बात करते हैं राजौरी की नरसंहार के बारे में। लगातार हमारे साथ हमारे चैनल द एडवेंचर्स टॉक में इस वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। अक्टूबर 1947 में जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमर्ग के तहत कबीलियाओं के वेश में अपनी नियमित सेना को कश्मीर में झोंका, तो उनका उद्देश्य केवल जमीन कब्जाना नहीं था, बल्कि वहां सदियों से रह रहे हिंदू और सिख समुदायों के अस्तित्व को मिटाना भी था। मीरपुर, जो उस समय व्यापार और संस्कृति का एक समृद्ध केंद्र था, इस घृणा की आग का सबसे बड़ा शिकार बन गया। मीरपुर के पतन की पृष्ठभूमि उस समय तैयार होने लगी थी जब मुजफ्फराबाद और डोमोल जैसे क्षेत्रों में नरसंहार की खबरें आने लगी थी। मीरपुर की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि वह तीन तरफ से पाकिस्तान से घिरा हुआ है, जिसमें वह घुसपैठियों के लिए एक आसान लक्ष्य बन भी गया था। नवंबर 1947 की शुरुआत से ही शहर पर दबाव बढ़ने लगा और महाराजा हरि सिंह की रियासती सेना संख्या में कम होने के कारण और उनके पास आधुनिक हथियारों का अभाव भी था, जबकि हमलावरों के पास पाकिस्तानी सेना द्वारा उपलब्ध कराए गए अत्याधुनिक हथियार और रसद भी थी। शहर के भीतर हजारों की संख्या में शरणार्थी आसपास के गांवों में आकर जमा हो गए, जिन्हें उम्मीद थी कि शहर की चारदीवारी उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, घेराबंदी सख्त होती गई और रसद की कमी के कारण शहर के भीतर भुखमरी जैसे हालात पैदा होने लगे। प्रशासन की ओर से मदद की गुहार लगाई गई, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों में दिल्ली या श्रीनगर से समय पर सहायता भी नहीं पहुंच पाई। हम बात कर रहे हैं आपसे 25 नवंबर 1947 का वह काला दिन, जब भारतीय इतिहास के एक ऐसे घाव की तरह दर्ज हुआ जो कभी नहीं भरा जा सकता। उस रात हमलावरों ने भारी तोपखाने और मशीन गनों के साथ बाहर पर और शहर पर अंतिम हमला बोल दिया। यह नरसंहार किसी एक व्यक्ति का कृत्य नहीं था, बल्कि यह कई समूहों का एक संगठित और हिंसक गठबंधन था, जिसे सीधे तौर पर पड़ोसी मुल्क की सत्ता और सेना को समर्थन प्राप्त था। हालांकि जब उस समय आधिकारिक रूप से पाकिस्तान ने युद्ध की घोषणा नहीं भी की थी, लेकिन इतिहासकार और सैन्य दस्तावेज जैसे ऑपरेशन गुलमर्ग ये स्पष्ट करते हैं कि मीरपुर और राजौरी पर हमले का नेतृत्व पाकिस्तानी सेना के अधिकारी ही कर रहे थे। वे काबिलियाओं को रसद, आधुनिक हथियार, मशीन गने और तोपें भी उपलब्ध करा रहे थे। सैन्य अनुशासन के बिना इतनी बड़ी घेराबंदी और सामूहिक हत्याएं संभव नहीं थी। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, जिसे कि NWFP के नाम से कहा जाता है, वहां से हजारों की संख्या में हथियारबंद कबीलियाओं का कश्मीर में झोंका गया था। उन्हें जिहाद के नाम पर उकसाया गया था और साथ ही उन्हें हिंदू सिख आबादी की संपत्ति लूटने और महिलाओं को अगवा करने की खुली छूट भी दी गई थी। ये कबीलाई अपनी बर्बरता के लिए भी जाने जाते थे और मीरपुर की गलियों में होने वाले कत्लेआम में इनकी प्रमुख भूमिका रही। हालांकि दुर्भाग्य से कुछ स्थानीय मुस्लिम कट्टरपंथी समूह ने भी हमलावरों का साथ दिया
उन्होंने घर घर जाकर हिंदू और सिख परिवारों की पहचान की और हमलावरों को गुप्त रास्तों की जानकारी भी दी। जो लोग दशकों से एक दूसरे के पड़ोसी थे, उनमें से कुछ रातों रात दुश्मनों में बदल गए और अपने ही साथियों के खिलाफ हिंसा में शामिल हो गए। रियासती सेना के जवान आखिरी सांस तक लड़ते रहे, लेकिन दुश्मन की संख्या और ताकत के सामने वे टिक नहीं सके। जैसे ही शहर की सुरक्षा की दीवार टूटी, मौत का तांडव शुरू हो गया। मीरपुर की गलियां चीख पुकार से भर गई। हमलावरों ने घरों में घुसकर पुरुषों की हत्या करनी शुरू कर दी और महिलाओं को अगवा कर अपना प्राथमिक लक्ष्य बनाया। उनके साथ बलात्कार किए गए और महिलाओं ने मजबूरी में आकर अपने को जहर के हवाले कर दिया। उस समय के चश्मदीदों के वृत्तांत पढ़ते हुए रूह कांप जाती है जब वे बताते हैं कि कैसे हजारों महिलाओं ने अपनी मर्यादा और धर्म की रक्षा के लिए वह रास्ता चुना जिसे सुनकर आज भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्राचीन काल के जौहर की याद दिलाते हुए मीरपुर की आर्य समाज की धर्मशाला और अन्य स्थानों पर महिलाओं ने सामूहिक रूप से जहर का सेवन किया, खुद को आग के हवाले कर दिया और कई महिलाओं ने अपने बच्चों के साथ, कई गर्भवती महिलाओं ने कुओं पर और झेलम नदी में छलांग भी लगा दी ताकि वे उन दरिंदों के हाथों में ना लग सके। यह आत्म बलिदान का एक ऐसा उदाहरण था जिसे आधुनिक इतिहास में शायद ही कहीं और देखा गया। जो लोग उस शुरुआती कत्लेआम से बच गए, उनके लिए संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ था। हमलावरों ने बचे हुए लोगों को कैदी बना लिया और उन्हें नंगे पैर अली बेग नामक एक एकाग्रता शिविर की ओर ले जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस पैदल मार्च को डेथ मार्च कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बर्फीली ठंड में बिना भोजन और बिना पानी के हजारों वृद्ध, बच्चे, महिलाएं मीलों पैदल चलते थे। रास्ते में जो भी पीछे छूट जाता था या चलने में असमर्थ होता, उसे वहीं गोली मार दी जाती थी या तलवारों से काट दिया जाता। अली बेग शिविर अपने आप में क्रूरता की पराकाष्ठा थी। वहां कैद किए गए लोगों के साथ जो व्यवहार किया गया वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का उल्लंघन था। वहां से बहुत कम लोगों की जीवित वापस आ सके। अनुमान बताते हैं कि मीरपुर की इस दौर में लगभग 20,000 से अधिक सिख और हिंदू लोग का कत्लेआम किया गया और उन्हें काल की गाल में समा दिया गया। लेकिन सरकारी फाइलों में ये संख्याएं अक्सर केवल आंकड़ों तक ही सीमित रह जाती। इसी समय के आसपास राजौरी में भी एक ऐसी भयावह घटना लिखी जा चुकी थी। राजौरी का नरसंहार और भी अधिक समय तक चला क्योंकि वहां हमलावरों का नियंत्रण लंबे समय तक रहा। नवंबर 1947 में जब राजौरी पर कब्जा हुआ तो वहां की हिंदू आबादी को भयानक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। हमलावरों ने न केवल लोगों को मारा बल्कि उनकी आर्थिक रीढ़ तोड़ने के लिए संपत्तियों को जला भी दिया और मंदिरों को अपवित्र किया। राजौरी के मैदान शहादत के बारे में आज भी वहां के बुजुर्ग बताते हैं कि कैसे लोगों की कतारों में खड़ा करके मौत के घाट उतार दिया जाता था। अप्रैल 1948 तक राजौरी एक बूचड़खाने में तब्दील हो चुका था। यह भारतीय सेना के वीर योद्धाओं ने अदम्य साहस दिखाते हुए राजौरी को मुक्त कराया तो वहां का दृश्य देखकर पत्थर दिल भी पिघल जाए। जगह जगह सड़ती हुई लाशें, खून से सनी गलियां और दहशत में डूबे हुए चंद बचे ग्रामीण लोग ही शेष बचे। राजौरी की मुक्ति भारतीय सेना के लिए एक बड़ी सामरिक जीत थी, लेकिन वहां जो मानवीय क्षति हुई उसकी भरपाई कभी भी नहीं हो सकती। इन घटनाओं के इतिहास में दब जाने के पीछे कई गहरे कारण रहे हैं। पहला प्रमुख कारण कि स्वतंत्रता के बाद का वह राजनीतिक नैरेटिव था जिसमें सेकुलरिज्म की एक ऐसी व्याख्या की गई जिसमें हिंदुओं और सिखों पर हुए अत्याचारों को आमने सामने लाने को सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला माना गया। इतिहास की किताबों में इस तरह से संशोधित किया गया कि आक्रमणकारियों की बर्बरता को राजनीतिक संघर्ष या किसान विद्रोह का रूप दिखाया जाने लगे। कश्मीर के संदर्भ में सारा ध्यान शेख अब्दुल्ला और पंडित जवाहरलाल नेहरू के संबंधों या संयुक्त राष्ट्र में चल रहे कानूनी विवाद पर टिका रहा, जबकि उन शरणार्थियों की चीखें उन्हें नक्शों की लकीरों के नीचे दबके रह गई। मुजफ्फरबाद, मीरपुर, कोटली और राजौरी के ये लोग अपने ही देश में अनजान बन के रह गए। वे लोग जो अपनी जमीन पर और अपनों को खोकर जम्मू या भारत के अन्य हिस्सों में आए, उन्होंने अपने संघर्ष की कहानी को अपने भीतर ही दबा लिया क्योंकि व्यवस्था उन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं थी। आज जब हम इन घटनाओं का विश्लेषण करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि मीरपुर और राजौरी का नरसंहार केवल एक क्षेत्रीय हिंसा नहीं बल्कि यह भारतीय उपमहाद्वीप के उस अखंड स्वरूप को खंडित करने की एक सोची समझी साजिश थी। यह उन लोगों का बलिदान था जिन्होंने अपने प्राण तो दिए लेकिन अपने मूल्य और अस्मिता से समझौता नहीं किया। इतिहास को न पढ़ना या उसे गलत तरीके से पढ़ाना भविष्य के लिए खतरनाक होता है। इन घटनाओं को सामने लाना
किसी के प्रति नफरत फैलाना नहीं है, बल्कि उन हजारों गुमनाम बलिदानियों को श्रद्धांजलि देना है जिनके लहू से इस देश की मिट्टी को सिंचित किया गया। यह याद करना और यह याद दिलाना आवश्यक है कि 1947 की आजादी की कीमत केवल दिल्ली के सत्तारे के गलियारों में नहीं चुकाई गई थी, बल्कि मीरपुर की उन गलियों और राजौरी की उन गलियों में, उन मैदानों में भी चुकाई गई थी जहां आज भी हवाओं में उन निर्दोषों की सिसकियां सुनाई जा सकती हैं। यह विस्तृत इतिहास अब समय की मांग है। इसे बिना किसी लाग लपेट की पूरी तटस्थता और सत्यता के साथ आने वाली पीढ़ियों के सामने रखा जाना चाहिए, ताकि वे जान सकें कि उनकी जड़ें कितनी गहरी हैं और उनका इतिहास कितना संघर्षपूर्ण रहा है। अभी आप हमारे साथ देख रहे थे मीरपुर और राजौरी में हिंदू और सिख नरसंहार की वो कहानी जो इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं दफन हो गई। ऐसी ही रोचक वीडियो और इतिहास की उन कहानियों के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल द एडवेंचर टॉक को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर शेयर करें। नमस्कार, वंदे मातरम।